अपने सभी संस्कृत मित्रों को प्रोफेसर देवेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज हम संधि वार्ता क्रम में ऐसी संधि की वार्ता करने जा रहे हैं, ऐसी संधियों की चर्चा करने जा रहे हैं जो संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। संस्कृत के विद्यार्थी जब लेखन कार्य करते हैं तब छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जिससे कि भाषा लेखन में अशुद्धि हो जाती है। वो अशुद्धि न हो और हमारा लेखन शुद्ध हो, इसलिए इन संधियों की चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, आज का जो विषय है वह है हमारा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हमने पहले भी कई संधियों की चर्चा कर चुके हैं, जिसमें आपकी स्तुत संधि, ष्टुत संधि, जशत संधि, चरित संधि इत्यादि संधियों को हमने पढ़ा। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वह संधि है व्यंजन संधि के अंतर्गत अनुस्वार संधि और अनुस्वार परश्रवण संधि। आज हम इन दोनों संधियों की चर्चा करेंगे। किस किस की चर्चा करेंगे? आज हम जो चर्चा करेंगे वह अनुस्वार और अनुस्वार परश्रवण संधि। आज जानेंगे कि अनुस्वार संधि किसे कहते हैं और अनुस्वार परश्रवण संधि क्या है। ये दोनों संधियाँ कहाँ प्रयुक्त होती हैं और किस तरह से हमारे संस्कृत लेखन में सहायक सिद्ध होती हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पहली संधि, जो है अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि, अनुस्वार जो संधि है जिसका सूत्र है मो अनुस्वारः, मो अनुस्वारः, इसका सूत्र है। एक बात और, इसमें आप अनुस्वार संधि को पढ़ रहे हैं। कौन संधि को? अनुस्वार संधि को। तो इसमें हमें अनुस्वार क्या होता है आप जानते होंगे। अनुस्वार का मतलब होता है ऊपर जो एक हम लोग बिंदु लगा देते हैं, है ना, उसको हम अनुस्वार बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा क, अगर ऊपर आपने बिंदी लगा दी है तो इसे कहेंगे अनुस्वार, ठीक है ना। तो ये अनुस्वार कहाँ लगना चाहिए और कहाँ नहीं लगना चाहिए, इस संधि के अंतर्गत हम लोग जानेंगे, मो अनुस्वार के अंतर्गत, ठीक है ना। अनुस्वार मतलब समझ में आ गया ना कि अनुस्वार संधि क्या है। कि अनुस्वार का मतलब किसे कहते हैं कि जो वर्ण किसी भी वर्ण हो और उस वर्ण के ऊपर जब लगा देते हैं तो वो अनुस्वार कहलाता है। अब इस अनुस्वार का प्रयोग कहाँ, कैसे, कब होना है, आगे देखते हैं। क्या लिखा है अनुस्वार संधि के, ये देखिए। अनुस्वार संधि, इसका सूत्र अभी भी हमने बताया था, मोनुस्वारः, ठीक है, मोनुस्वारः। अब सुन लीजिए कब लगनी है संधि, कैसे होनी है। लिखा है जब पदांत में म के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है। जब पदांत मतलब पद होना चाहिए उसके लिए, ठीक है ना। पद का मतलब क्या है? सुप्तिगंतम पदम, जिसमें विभक्ति प्रत्यय लगे हुए होते हैं वो पद है। तो पद के बाद में अगर कोई भी व्यंजन वर्ण आ जाए, कोई भी व्यंजन वर्ण, तो क्या हो जाता है, जो पदांत का जो म है ना, उस म को अनुस्वार हो जाता है। पहली बात, पहली शर्त यह है, ठीक। क्या हो जाएगा कि जैसे हम कहें रामम, ठीक, रामम हो गया, प्लस वंदे, ये शब्द हैं आपके, दो पद हैं। अब सुन लीजिए, ये क्या कहता है कि जब पदांत में म हो, ये पदांत में क्या है, म है, के बाद कोई भी व्यंजन वह आ गया, तो ये जो म है, ये जो म है आपका, कौन सा म, ये जो म है, इस म को क्या कर देंगे, अनुस्वार, ठीक है ना। तो अपने पहले वाले वर्ड में वो अनुस्वार हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा फिर, अब इसको हटा दीजिए तो बन जाएगा रामम वंदे, ये हो जाएगा रामम वंदे। आगे हम उदाहरण से स्पष्ट करेंगे, बस अभी समझ लीजिए
ये क्या कहना चाहता है, ओ सॉरी ये क्या हो गया, हाँ ये क्या कहना चाहते हैं, ये था, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि रामम वंदे, यानी कि जब पदांत में माँ हो और उसके बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आ जाए तब क्या हो जाएगा, तब उस जो माँ है ना, ये आपका माँ है, इस माँ को अनुस्वार हो जाएगा, यानी कि माँ को हटा देंगे और ऊपर एक बिंदी लगा देंगे। क्लियर। जैसे एक और देखिए उदाहरण, एक छोटा सा अभी और समझ लेंगे। जैसे एक शब्द है आपका अलम और ये है कार, ठीक। अब क्या करेंगे, इस संधि के हिसाब से, इसके हिसाब से क्या करें, देखो पदांत, ये पद हो गया हमारा, ये पद हो गया, इसके बाद में माँ आ गया, ये आपका माँ आ गया, ठीक है ना, और इसके बाद का व्यंजन आ गया। तो अब ये जो वाला माँ है इसको तो हटा देंगे, ऊपर इसी का ऊपर बिंदी लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा फिर, ये अलंकार, ठीक है ना। ये तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे देखिए, ये लिखा है परंतु, एक विशेष और इसका कारण है, लिखा है परंतु माँ के बाद जब कोई स्वर वर्ण आता है तो माँ स्वर वर्ण मिलकर पूर्ण रूप ले लेता है, ये विशेष ध्यान देनी है। अगर जैसे मान लीजिए एक हम वाक्य लिखते हैं, जैसे ये है आपका अहम प्लस इति, ठीक। अब सुनो, इसमें तो आपका व्यंजन था यहाँ, लेकिन यहाँ तो स्वर है और यहाँ माँ है। अब इसमें एक नहीं होगा, यानी कि ई जो है माँ हट जाए, हलंत हट जाएगा और ई इधर जुड़ जाएगी, तो क्या बन जाएगा अहमिति, ठीक है ना। सीधा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर दो वाक्य लिखते हैं, जैसे समझने के लिए यहाँ लिख देते हैं रामम प्लस वंदे, ठीक। दूसरा है आपका यही जो हमने लिखा था अलम प्लस कार, अलंकार। तो अभी उदाहरण और आएंगे तो उसमें समझते हैं, जगह नहीं है ना। तो ये समझ लीजिए कि अगर मकार के बाद, बस ये समझ लेना छोटी छोटी बात, अगर माँ के बाद व्यंजन आए, ठीक है ना, तो ऊपर बिंदी लग जाएगी, अगर स्वर आए तो नहीं लगेगी, ठीक। आप समझ लेते हैं आगे क्या लिखा है, देखिए इसी के बाद आगे देखिए उदाहरण है कुछ। जैसे पहला उदाहरण ही है, ठीक है ना। पहला उदाहरण है रामम, कलर चेंज कर देते हैं, हाँ देखो पहला है रामम वंदे, ये लिखा है। अब इसमें जो माँ है, ये माँ है, ये क्या हो जाएगा, हमने लिखा था कि माँ के बाद अगर व्यंजन आता है तो ये माँ हट जाएगा और ऊपर बिंदी चली जाएगी, जैसे लिखा है रामम वंदे, ठीक है ना। दूसरा फलम पतति, क्या है फलम पतति, अब ये जो माँ है ये हट जाएगा, ऊपर अनुस्वार हो गया फलम पतति। कोई कठिन, इजी संधि, बहुत सरल संधि, बस लिखते हैं। जैसे जब बच्चे लिखते हैं, बोला जाता है कि अहम गृहम गच्छामि, अहम आगच्छामि, तो फिर वहाँ गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए त्वम पठसि, म है तो ऊपर बिंदी चलेगी, अनुस्वार हो गया, अहम पठसि हो गया, अहम इति। अब देखो ये है, अब इसको देख लेते हैं एक बार के लिए, तो दो देखते हैं। त्वम पठसि, देखना ध्यान से, त्वम प्लस पठसि, ठीक है। अब मकार के बाद प आ रहा है ना, इसका मतलब मकार के बाद प का मतलब ये ऊपर अनुस्वार हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा इसका, त्वम पठसि, ये हो गया। अब इसको देखो, एक क्या था ये अहम प्लस इति, ठीक। अब ये तो यहाँ तो आपका व्यंजन था, पर ये तो व्यंजन नहीं है ना, ये स्वर है, तो अब ये माँ हटेगा नहीं, इसी में ई की मात्रा जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा अहमिति, ये बन जाएगा अहमिति, ठीक। मोटा मोटा समझने के लिए एक बात आपको बता दें कि क्या है, ये समझ में आ गया हो तो उम्मीद कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। देखो इसमें कुछ नहीं है,
देखो एक बात जान लो, अगर म हलंत है उसके बाद अगर व्यंजन है तो हो जाएगा अनुस्वार। अगर माँ के बाद स्वर है तो फिर अनुस्वार नहीं होगा, क्या हो जाएगा, माँ ही रहेगा हमारा। ठीक है ना, यानी कि ये अनुस्वार नहीं होगा माँ के बाद। बस ये पॉइंट समझने की बात है। ठीक है ना। अब आके देखिए, सारे उदाहरण अब इसी तरह से हो जाएंगे। अहमिति हो गया, यहाँ समझ हो गया। सम प्लस गीत, म ऊपर चला गया, संगीत बन गया। सम प्लस घात, अब म ऊपर चलाएगा, संघात हो गया। सम प्लस चय, क्या है, सम प्लस चय, अब म ऊपर से बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, संचय बन गया। सम प्लस चार, ऊपर ये ऊपर चला जाएगा, संचार हो गया। ऐसे ही संजय, सम प्लस जय, संजय हो जाएगा। ठीक है ना। तो मतलब सीधी सीधी बात अब समझ लीजिए, एक छोटी सी बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर पद, वो ध्यान देना, ये ध्यान देना है, पदांत क्या है, पदांत, पद के अंत में माँ होना चाहिए, तभी आपका चेंज होगा। ये सारे के सारे ये जो दिए हुए ना, ये सब क्या है, पदांत हैं। रामम फलम स्वम अहम सम, ये सब क्या है, तो ये पदांत में है, इसलिए इनको क्या हो जाएगा, मकार के बाद। अब एक परिभाषा, एक मोटा मोटी बात समझ लो कि अगर मकार के बाद यानी हलंत माँ के बाद अगर कोई व्यंजन वर्ण आता है, कॉन्सोनेंट्स आता है, क ख ग घ आता है, तो उस माँ को ऊपर पहुँचा देंगे, अनुस्वार बना देंगे, बिंदी लगा देंगे। क्लियर, बाकी सेम लिख देंगे। अगर मकार के बाद यानी माँ के बाद अगर कोई स्वर वर्ण आता है, आ ई उ ए ऐ ओ औ स्वर वर्ण आता है, तो हम बिंदी नहीं लगाएंगे, अनुस्वार नहीं लगाएंगे, केवल उसमें जो स्वर है उसकी मात्रा से लगा देंगे, जैसे हमने ये किया था अहमेति। ठीक है ना। जैसे एक वाक्य है, अहम आगच्छामि, मानो अहम आगच्छामि, तो इस आ को इसमें जोड़ देंगे। ठीक है ना, अहम आगच्छामि हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उम्मीद करते हैं कि ये वाली संधि आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं अनुस्वार पर श्रवण संधि की। तो क्या लिखा है अनुस्वार पर श्रवण संधि में, अनुस्वार पर श्रवण संधि, इसका सूत्र क्या है, अनुस्वारस्य यै पर सवर्णः। वो कहते हैं कि जो अनुस्वार है, जो अभी भी आपने अनुस्वार किया था, ठीक है ना, ये जो आपका अनुस्वार है, वो अनुस्वार यै पर सवर्णः, अर्थात जिस वर्ग का है उसका पर सवर्ण यानी कि उसका अंतिम अक्षर हो जाएगा। अंतिम अक्षर क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो अनुस्वार है ना, इसका जो उच्चारण स्थान है वो है नासिका। ठीक, क्या है, नासिका है। अब ये कहता पर सवर्ण है, अपने वर्ग का, जैसे वर्ग हैं आपके, वर्ग कितने होते हैं, 5, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो अंतिम अक्षर, तो इसके अंतिम अक्षर कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्गों के, क वर्ग का जैसे ङ, य, ण, म, न, यही तो 5 अक्षर हो गए। तो कहता है कि जो अनुस्वार है वो अपने अपने वर्ग के ये अक्षर हो जाएंगे, ये अक्षर हो जाएंगे। अनुस्वार, अनुस्वार को ये होना है पर सवर्ण, क्योंकि भाई अनुस्वार का उच्चारण नासिका है ना। तो देखो एक बात आती है कि अनुस्वार पर सवर्ण संबंधी में, ठीक है साहब, ये अनुस्वार है, जैसे मान लीजिए हमने कम कर दिया, ये अनुस्वार कम हो गया। अब इस कम को हम क्या करें भाई, वर्ग तो का भी, का वर्ग में का है, खा है, ग है, घा है और अड़ा है, गा जो बोलते हैं। ठीक, गा है। अब भैया इतने आ रहे हैं तो इसमें कौन सा करें, का कर दें। पर सवर्ण का मतलब अपने ही सवर्ण का, अपनी ही जाति का, अपने ही ग्रुप का, अपने ही वर्ग का वर्ण हो जाएगा। लेकिन इस सूत्र में ये नहीं लिख रहा है कि 5वां वर्ण होगा, ये तो नहीं लिख रहा है ना 5वां वर्ण होगा, लेकिन होगा 5वां। क्यों होगा, क्योंकि अनुस्वार
अनुस्वार पर सवर्ण, यानी कि अनुस्वार अपने ही वर्ग का वर्ण हो जाएगा। ठीक है ना। दोबारा देखेंगे, 5 अक्षर हैं आपके वर्गों के, 5वां अक्षर कौन कौन सा, अभी हमने दोबारा लिख देते एक बार, ग, य, ण और न और म, ये 5 वर्ण हैं। अब ये सूत्र क्या कहता है कि ये जो आपका अनुस्वार है, ये अनुस्वार अपने वर्ग का, भाई 5 वर्ग का है तो कौन सा अक्षर होगा। जैसे मान लीजिए क वर्ग है या त वर्ग है, त वर्ग मान लीजिए, त वर्ग में क्या कहता है, त, थ, द, ध और न, 5वां अक्षर न है। अब इसमें जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं आपका शा, शान हो गया। अब इधर लिख दिया त, तह, अब यहाँ क्या बनेगा आपको पता है, शांतः बन जाएगा। लेकिन अब इस शांतः में ये जो आपका अनुस्वार है, ये कहता है अनुस्वारस्य यय पर सवर्णः, कि अनुस्वार अपने वर्ग का, ये जो वर्ग है आपका, ये जो वर्ग है इसमें से कौन सा वर्ण होना है। इस सूत्र में ये नहीं लिखा कि 5वां वर्ण होगा, ये तो लिखा कि 5वां होगा, ये लिखा है कि अनुस्वार अपने वर्ग का ही वर्ण होना है पर। ठीक है ना। तो अब ये आपका त वर्ग है, इस त वर्ग का कौन सा अक्षर इस अनुस्वार की जगह पर आना है। त आना है कि थ आना है कि द आना है कि ध आना है कि न आना है। इसके समाधान के लिए अब जो अनुस्वार ये है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका। ठीक है ना। और ना का उच्चारण स्थान भी क्या है, नासिका। ठीक। तो यमंगणनम नासिका च, यमंगणनम नासिका च, और अनुस्वारस्य भी नासिका का है। तो इस तरह से इसके स्थान पर न आएगा, 5वां अक्षर, हर वर्ग का 5वां अक्षर ही आएगा। इसलिए तब बन जाएगा, इस अनुस्वार को हटा दीजिए, ना कर दीजिए और बन जाएगा शांतः। ठीक है। चलिए इसको आगे और समझते हैं। अनुस्वार पर्णसवर्ण संधि के लिए क्या लिखा है, ये लिखा है अनुस्वार पर्णसवर्ण संधि में, यदि अनुस्वार के बाद यय प्रत्याहार, प्रत्याहार यय में, और यय में कौन से आते हैं, केवल स, स और ह, ये छोड़ दीजिए। इन चारों को छोड़ करके जो बचेंगे, यानी कि सारे वर्ण, यानी कि श, श, स और ह, इन व्यंजनों को छोड़ करके बाकी सारे वर्ण प्रत्याहार के वर्ण आए तो अनुस्वार को परसवर्ण, यानी अगले वर्ण का 5वां वर्ण हो जाता है। पदांत में यह नियम विकल्प से होता है, मतलब कर भी सकते हैं पद के अंत में और नहीं भी कर सकते। ये विकल्प है, इच्छा आपकी है, चाहे तो करिए और चाहे तो न करिए। ठीक है ना। जब लिखते समय हम करेंगे तो आवश्यक नहीं है, आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं पदांत में। और बाकी के भाई देखिए, पदांत में है पर श्रवण आ जाए कोई भी तो वहाँ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, दोनों ही बातें हैं। ठीक। तो आगे क्या कहते हैं, इसके उदाहरण समझ लेते हैं। एक बात समझ में आ गई होगी कि अनुस्वार के बाद अगर जिस वर्ग का कोई भी वर्ण आए, किसी भी वर्ग का, तो जिस वर्ग का वर्ण है उसका 5वां अक्षर हो जाएगा। ठीक। तो उदाहरण कुछ देख लेते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे लिखा है शांतः, पहला उदाहरण यही है। अब जैसे अभी भी बताया था अंक है, देखिए ठीक है ना, जैसे क्या है अंग प्लस कह। ठीक। अब ये जो आपका अनुस्वार है, इस अनुस्वार में अब इस चूंकि क वर्ग का है ना, तो 5वां अक्षर क्या है इसका, ये है। तो यहाँ कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, बन जाएगा क्या अंकः। क्या बन गया अंकः। ठीक। इसी तरह से गम प्लस गा, गंगा, त्वम करोषि। देखो
त्वं करोषि बना सकते हैं और त्वम करोषि, चाहे बनाइए और चाहे नहीं, ये आपके ऊपर है। संपृक्तौ, चाहे म बनाइए चाहे मत बनाइए, ठीक है ना। वो कहता है कि आवश्यक नहीं है कि आप उसको चाहे तो 5वां अक्षर लिखिए चाहे ना लिखिए, पदांत में विकल्प से होता है। कम पते है, क्या हो जाएगा, जैसे कम प्लस पते। अब क्या होगा इसमें, भाई कम में जो अनुस्वार है ये पावर का है ना, पा फा बा भा मा। अब बना दीजिए कम पते, कम पते बजे कम पते बना हुआ ये, ठीक है ना। इसी तरह से और क्या होगा, मुम प्लस नम, ड है ना, टा टा डा ढा ढा, ये आ गया मुंडनम। डंडा है ना, तो क्या हो जाएगा डंडे का। अब देखो लिखने को तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे डंडे, इसको देख लेते हैं। देखो ये है डन प्लस डा। अब ये जो ट वर्ग का अक्षर, टा ठा डा ढा ढ, ट ठ ड ढ ट ठ ड, तीसरा अक्षर है ये, तीसरा है ना, ट वर्ग का है, इसी का अंतिम अक्षर आता है ये अड़ा, और चूंकि मकार है हलंत आना है। अब इसको क्या बन जाएगा, डंडा, 5वां अक्षर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इन संधियों को कर लेंगे और अपने लेखन में भी शुद्धि हो जाएगी। अर्थात जब हम लेखन कार्य करेंगे, श्रुति लेख करेंगे, तो हमारे जो श्रुति लेखन होगा उसमें शुद्धियाँ नहीं होंगी और शुद्धियाँ दूर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो छोटी संधियाँ थी, इजी संधियाँ हैं, सरल संधियाँ हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपकी संधियाँ समझ में आई होंगी। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।